नोएडा है, रहता भी नोएडा में ही हूँ। तो एसआईआर में मेरी भूमिका, आपकी भूमिका भी रही है। हम लोग आप भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, तो लेकिन हमको भी इंतज़ार था नाम है कि नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि 2,88,00,000 में मेरा नाम कट गया हो। तो इसलिए इंतज़ार है। अब 6 तारीख हो गई, लेकिन उससे पहले अगर उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ें और पश्चिम बंगाल जाते हैं तो पश्चिम बंगाल की स्थिति और ख़राब नज़र आती है, जहां 58 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम कट गए हैं और कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ के नाम कट जाएंगे। मेरे एक साथी कल बता रहे थे कि अगर बीजेपी वहां जीतना चाहती है तो उसे 1.5 करोड़ नाम काटने पड़ेंगे। समझ सकते हैं आप क्या कह रहे थे वो? क्या कह रहे थे? बिल्कुल, वो तो उदाहरण सामने है। बिहार को ये कहा जा रहा है, बिहार में जिस तरह की जीत हुई है, और उत्तर प्रदेश में भी अब 6 तारीख 6 दिन और बढ़ा दिया गया है, जैसा आपने बताया भी। और यहाँ भी करीब 3 करोड़, पौने 3 करोड़, 2,89,00,000 वोट कटने हैं यहाँ पर। लेकिन ये बार बार जो आशंकाएं जताई जा रही हैं तो उनके पीछे आधार भी हैं। आप देखिए कैसे चुनाव आयोग वहाँ के अधिकारियों ने लिख कर दिया राज्य निर्वाचन आयोग को कि 2,89,00,000 जो उत्तर प्रदेश का है, मैं आपको जरा उसमें जोड़ दूं मजेदार आंकड़ा, 18% वोटर्स के नाम कट गए। 18% समझते हैं आप? 18%। यहाँ 1%, 2% में सरकार बन जाती है, गिर जाती है। बिल्कुल, पूरा चुनाव प्रभावित कर देते हैं 1-2%। यहाँ 18% कटने वाले हैं। और उधर भी पश्चिम बंगाल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे कटे हैं, ये सबसे ज़्यादा रोचक है। लेकिन ये हैरान करने वाला, खतरनाक एक साइन है कि केंद्र से ही, यहाँ मतलब के निर्वाचन आयोग से ही सूची तैयार हो गई है कि उनको डिलीट करने हैं। वहाँ ईआरओ की, वहाँ के अधिकारियों की कोई भूमिका ही उसमें नहीं है। अब बैकफुट पे आया है कि अब नोटिस नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो आपने कहा कि इतने करोड़ नाम काटे जाएंगे कि अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है, तो ये निराधार नहीं है। यही सारे तथ्य हैं, यही सारे फैक्ट हैं जिनके आधार पर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कैसे बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। अब आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल मिल भी रहा है, चुनाव आयोग से समय मिला है, बड़ी मुश्किल से उनको, काफ़ी दिन से वो लोग समय मांग रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक और मज़ेदार बात, यहाँ तृणमूल कांग्रेस इसमें जूझ रही है, वहाँ उसके लोग जूझ रहे हैं कि एसआईआर को लेकर किसका नाम कटा, किसका नाम जुड़ा। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनावी तैयारियों में लग गई है। कल भी अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार वहाँ बीजेपी के बड़े 3 दिवसीय यात्रा पे हैं, 3 दिनों से डेरा डाले हुए हैं वहाँ पे। आज आखिरी दिन है, 2 दिन हो गए और 3 दिन से वहीं पे हो सकता है नया साल भी मना लें, जब दाढ़ी बढ़ सकती है। पिछले चुनाव में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बन के घूम रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हालांकि दाल नहीं गला पाए वहाँ पे पश्चिम बंगाल में। लेकिन इस बार जो है वो आपने देख लिया, वंदे मातरम, जिसको वंदे भारत बीजेपी के लोग संसद के अंदर कई बार कहते हुए नजर आए, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा करवा ली। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम पूरा बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन फिर भी उस पर बहस कर ली, सब कुछ कर लिया। अभी से जोर तो पूरा है पश्चिम बंगाल पे, ये इसमें नो डाउट। लेकिन साथ साथ ये समझ में आ रहा है कि किस ढंग से, किन तिकड़मों के साथ बीजेपी वहां उतरने वाली है, उसकी बानगी पहले से दिखाई दे रही है जब अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन एक मजेदार वाकया और भी हुआ, उसमें अमित शाह साफ साफ कहते हैं कि टीएमसी की सरकार और उससे पहले वाम दलों की सरकार रही, लेकिन वाम दलों और टीएमसी की सरकार से पहले पश्चिम बंगाल में जो ग्रोथ रेट था वो 127% था, जो अब 73 पे आ गया है, मतलब वो डाउन हो गया है। लेकिन उससे पहले किसकी सरकार थी? बीजेपी की थी क्या? पूछा लोगों ने, ये उनका जो बयान था, ये सोशल मीडिया पे कई लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तब किसकी सरकार थी, वो भी बता दीजिए, या आपको नहीं पता है। तो एक्चुअली कई सारी हम सुन लेते हैं उनके बयान को। मैं कहूंगा अपनी टीम को कि अमिताभ बच्चन का नाम याद आ रहा है। देखिए, अमित शाह और अमित दोनों अमित ही हैं। अमित शाह का जो वो ट्वीट नहीं, वो बाइट है, उस बाइट को जरा हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा बढ़ाएंगे। बहुत मजेदार है। कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं वो अमित शाह, या हो सकता है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हों।
अब आखिर में दो ही पार्टी है ना। नहीं, मुझे तो लगता यही है कि वो बुराई जो है वो तृणमूल कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट पार्टीज की करना चाह रहे होंगे, चूंकि तृणमूल कांग्रेस से पहले लंबे समय तक उनकी सरकार थी, लेकिन उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो अब कैसे कहें कि कांग्रेस की सरकार है, तो नाम नहीं लिया उन्होंने, सोचा किसी को क्या पता होगा। एक और वाकया हुआ, उनकी उस क्लिप को हम लोग सुने, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने यह भी पूछ दिया कि आपके यहाँ 75 साल पे रिटायरमेंट होता है, मोदी जी के लिए कब आएगा? तो बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम ही लोग करेंगे, आप बंगाल की चिंता करिए। बात की जाएगी उस पर। अमित शाह का वो दिलचस्प बयान सुन लिया, वो बयान सुनते हैं, जरा सुनिए। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। तो सुन लिया आपने, आज बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है, उस समय 127 रुपया कमाता था। बहुत अच्छी बात है, इतना कमाता था, लेकिन किसके राज में कमाता था? साहब आपके राज में तो नहीं कमाता था। उस समय राज वहां पर कांग्रेस पार्टी की थी। और यह बात कहनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, आप घोषित या अघोषित, परोक्ष या अपरोक्ष, किसी भी रूप से आप वहां पे कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर बैठे हैं। यह गलती कर बैठे हैं, क्योंकि ये आपकी पार्टी लाइन से बाहर का मामला साफ दिखाई देता है। बिल्कुल, अब आपके मजबूरी में आपको करना पड़ा, चूंकि अब क्या है, बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो राइवल पार्टी जो इनकी है, लेकिन अब वहां तृणमूल कांग्रेस है और उससे पहले कांग्रेस की सरकार, तो कहीं ना कहीं आकर आपको मानना पड़ेगा ही। और वो मुंह से निकल भी गया, आपको अपनी विपक्षी पार्टी की बुराई भी करनी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो वहाँ पर घुसपैठियों की चर्चा एक बार फिर उन्होंने की। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ ये घुसपैठिए कौन ले आ रहा है। एक और मज़ेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और जो चाहे प्रधानमंत्री हों या अमित शाह हों, जिन मुद्दों पर दूसरे घिर जाते हैं, ये अपनी उन्हीं कमजोरियों को अपनी तारीफ बता के चुनाव में उतर जाते हैं। अब घुसपैठिए 12 साल से घुसपैठिए कौन कैसे आ रहे हैं? ममता बनर्जी ने पूछ डाला ना कि भाई घुसपैठिए अगर यहाँ हैं और आप कह रहे हैं कि बाढ़ लगाने के लिए ममता दीदी जो हैं वो जमीन नहीं दे रही हैं और घुसपैठिए यहाँ से आ रहे हैं, तो क्या यहाँ से घुसपैठिए निकल के गए थे वहां पे पहलगाम में? पहलगाम घुसपैठिए कहां से गए थे? आखिर कौन? आप अगर सरकार आपकी है और आप उस पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं और क्यों झूठ बोलते हैं? ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। साफ साफ कल बोल रही थी और कह रही थी कि पहले तो आप 200 पार, अब की बार 200 पार का नारा लगाते थे, इस बार 200 पार का नारा भी नहीं लगा रहे हैं, क्या बात है? तो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये भी कह रही है ममता बनर्जी कि हम खदेड़ेंगे यहां से पहले, उसके बाद दिल्ली से खदेड़ेंगे आपको। ये राजनीति चलती रहेगी, सियासत के इर्द गिर्द ऐसी बातें और ऐसे भाषण, ऐसी बयानबाजियां वो चलती रहेंगी, क्योंकि राजनेताओं के बयान होते ही ऐसे हैं। मगर इन सब के बीच जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि SIR को लेकर संजीदगी थोड़ी सी जो सत्ता पक्ष है उसमें बढ़ी हुई दिखाई देती है। 58 लाख से, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वहां पश्चिम बंगाल में कटे हैं, पहली लिस्ट जो है उस हिसाब से, और लगभग 59 लाख, और इसके बाद माना यह जा रहा है कि और भी कटेंगे। और इसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं पश्चिम बंगाल में। और इन सब के बीच अभिषेक बनर्जी जो है वो दिल्ली आए हुए हैं, समय मांगा है उन्होंने, शायद समय मिल भी गया है ना? जी हाँ, आज मिलने का समय है। 10 लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर, खबर आ रही है कि चुनाव आयोग के दफ्तर ये लोग पहुंच चुके हैं मिलने के लिए। आज 31 तारीख है। इन्होंने कहा था कि अगर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल का डेलीगेशन जो लीड कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी, वो अब चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही है वहां से, सीधी तस्वीरें, और चुनाव आयोग के दफ्तर, यहां पर मुख्य कार्यालय जो है चुनाव आयोग का, जहां ज्ञानेश कुमार का ज्ञान का भंडार जो है वो भरा हुआ है, वो बैठते हैं और ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं अभिषेक
अभिषेक बनर्जी, उनकी टीम पहुंची है। इसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विपक्ष अब हमलावर है, सीधे सीधे चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। और जितनी बीएलओज की मौत हो रही है पश्चिम बंगाल में खासकर, और ईआरओ को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं कि उनकी जानकारी के बिना नोटिस भेजे जा रहे हैं, नाम डिलीट किए जा रहे हैं, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि परिस्थितियां पश्चिम बंगाल की ठीक नहीं हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर यह पैदा होता है समीर जी कि वहां पश्चिम बंगाल में चूंकि सरकार इनकी नहीं है, तो इनके पक्ष में यानी सत्ता, ये जो देश पर जिस एनडीए का शासन है उनके पक्ष में स्थिति वहां पर निर्मित होते हुए नहीं दिखाई देती है। जी बिल्कुल। और अभी असम में बढ़ गए हैं, ये भी बताएंगे हमारे साथी अविनाश, वो इस पूरी जानकारी रखे हुए हैं कि जहां सरकार अपनी है वहां पे मतदाता बढ़ जा रहे हैं और जहां सरकार नहीं है वहां पर घट जा रहे हैं। तो ये जो आरोप चुनाव आयोग पर है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है उस पर, और एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी, जो आज मिलने के लिए गए, माफ कीजिएगा राजीव जी, माफी चाहता हूं। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता आज मिलने गए हुए, ये लोग कल रात में ही आ गए। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेनें देर हो रही हैं, फ्लाइट कैंसिल हो जा रही है, कोई दिक्कत हो। यानी चुनाव आयोग से मिलने के लिए राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां ये कितनी कोशिश कर रही हैं, जबकि उसकी जिम्मेदारी है कि वो राजनीतिक दलों को बुलाकर हमेशा विचार विमर्श करें अगर उनकी शिकायतें हैं। तो एक मजेदार बात आजकल खूब चल रही है कि पहले तो जो पॉलिटिशियन हैं वो जाते रहे वोटर्स के पास कि मुझे वोट दे देना, वोट दे देना। जीत के आ गए तो अब बोल रहे हैं अब तुम आओ, पहले ये बताओ कि तुम वोटर हो कि नहीं हो। तो ये देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। जब आप सत्ता पर काबिज हो गए तो आप हर एक इंसान को, हिंदुस्तान का जो 18 साल से ऊपर का है, उसको आप कहीं ना कहीं वैसी स्थिति में लाकर खड़े कर दिए हो जहां पर ये लगता है कि पता नहीं ये वोटर है या नहीं है। और अगर 10-15 करोड़ ऐसे वोटर्स पूरे 28 राज्यों से और उसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इन सबसे अगर कट के खत्म हो जाएं, अगर 15-20 करोड़ वोटर्स आराम से कट सकते हैं जैसी स्थिति चल रही है, तब तो फिर इतने लोगों को रखोगे कहां लेके जाओगे? ये सब तो रोहिंग्या नहीं है। मेरा नाम अगर कल को नहीं आता है तो मैं कहां जाऊंगा? सवाल तो उठता है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कटे हुए नाम है, बिहार में भी ऐसे लोग हैं, कहाँ जाएंगे वो? तो ये सवाल और ये चिंता है बहुत लोगों की कि आखिर जब नाम काट दिया जाएगा, और ये भी आशंका है कि उसी से अब आपकी नागरिकता तय होनी है, तो आप जाएंगे कहाँ पे? अब देखिए मजेदार है असम का, जिसके बारे में बताएंगे हमारे साथी अविनाश। असम की स्थिति दूसरी हो गई है। असम में नाम कटे नहीं है, नाम जुड़ गए हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है उन 5 राज्यों में अकेला आसाम है जहां बीजेपी का सीएम है, और अकेला आसाम ही ऐसा है जहां पर एसआर के बाद, क्योंकि वहां एसआईआर कराया ही नहीं गया जो चुनाव आयोग की तरफ से। हालांकि उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरी है, वो उसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए कितना, लगभग 3 करोड़ तो नाम अभी सामने आ रहे हैं कि कट गए। बताया जा रहा है 4 करोड़ नाम काटे गए हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। बीजेपी को अभी नाम जुड़वाने के लिए अभी 1 साल से ज्यादा का समय है। उत्तर प्रदेश में जब 27 में चुनाव होगा तो आप देखेंगे 15 करोड़ वोट दोबारा से हो जाएंगे, तो जो वोट कटे हैं वो वोट वापस भी आ जाएंगे। लेकिन जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव होना है उन 5 राज्यों की अगर बात करें तो उसमें आसाम अकेला ऐसा राज्य है। 5 क्या, वो जितने भी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उनमें आसाम एक अकेला ऐसा राज्य है जहां जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उस लिस्ट में जो मतदाताओं के नाम है वो कम होने की जगह बढ़ गए हैं। आसाम की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें जो नाम जोड़े गए हैं वो उनकी संख्या है 7,86,000। ये नाम जोड़े गए 7,86,000, और जो नाम काटे गए हैं उनकी संख्या है 4,47,000। 3,40,000 नाम जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है और जो उनकी पुरानी वोटर लिस्ट थी उस लिस्ट में 3,40,000 नाम बढ़ा लिए गए हैं। तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि जहां बीजेपी की सरकार है, जो कहा भी जाता है कि भाई जहां बीजेपी की सरकार, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और सबसे पहली बात तो यही है, जब सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी तब भी आसाम की तरफ से यही बयान आया था कि हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, और चुनाव आयोग ने भी यही बोला कि भाई आसाम में इसकी ज़रूरत नहीं है, आसाम में तो आराम से काम हो जाएगा। और काम किस तरीके से हो रहा है दिखाई भी दे रहा है कि भारत में सभी जगह वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और आसाम में ये नाम जोड़े जा रहे हैं। तो साफ साफ है कि भाई चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। इसमें एक बात और भी लगता है समीर जी कि शायद असम में सबसे पहले वोटिंग करवा ली जाए,
क्योंकि वहां तो वोटर्स बढ़ गए हैं, जुड़ गए हैं, जो जोड़ने चाहिए वो जुड़ गए हैं। हाँ, मतलब जिसको कहते हैं कि लाइन क्लियर है जो बिहार के लिए जो कहा जा रहा था कि यहाँ पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लोग विरोध करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग अपनी गति से काम करता रहा। और जो कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग किस लिए एसआईआर कर रहा है, वो नतीजा बिल्कुल दिखाई पड़ गया। तो ठीक है, वो वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर वहाँ बीजेपी की एनडीए सरकार की योजनाएं काम की या कैश काम किया, वो सब अपनी जगह है। सबसे ज़्यादा जो काम किया, किसी नेता ने कहा भी था कि सबसे बड़ा धन्यवाद तो इलेक्शन कमीशन को बनता है। मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, किसी आरजेडी के नेता ने या किसी कांग्रेस के नेता ने कहा था। तो ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। कहने का मतलब ये है सीधे तौर पर क्या कुछ दिख रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब पश्चिम बंगाल के वहां अधिकारियों का संघ वो खुद ये कह रहा है कि जो जिम्मेदारी ईआरओ के पास है, किसका नाम डिलीट करना है वो नोटिस वो भेजेगा, वो वहां से लिस्ट पहले से ही बन के चली आ रही है। तो ये जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पश्चिम बंगाल का जिक्र यहाँ जरूरी है इसलिए करना क्योंकि ईआरओ ही किसी का नाम रखना है या काटना है, ये जो अधिकारी होता है वो ईआरओ होता है। और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर होता है, और उसमें आप देखिए कि चाहे वो बिहार या पश्चिम बंगाल, इन दोनों जगहों पे, दोनों स्टेट्स में हमने देखा कि बिना इनकी जानकारी के नाम डिलीट करने या जोड़ने के जो सूचनाएं हैं, नोटिसेस वो दिए जा रहे हैं और इनको पता तक नहीं है आखिर चल क्या रहा है। डी डुप्लीकेशन की बात भी हम लोगों ने देख ली और उस पर एक दी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक भयंकर रिपोर्ट आई जिसमें साफ साफ कहा गया डी डुप्लीकेशन कैसे हो रहा है और इस सॉफ्टवेयर को कैसे एक्टिव किया गया बिहार में, इस सॉफ्टवेयर को अब कैसे एक्टिव किया जा रहा है दूसरे राज्यों में, जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था, हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि हम 2023 के बाद हमने इस सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं किया है, जबकि ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज्ड है, यूज किया जा रहा है। और इसीलिए यहां पर बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं चुनाव आयोग की तरफ आती हैं। और इन सब के बीच इस वक्त हम लोग जो तस्वीरें अपने इस स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर देख रहे हैं दूसरे विंडो में, वो तस्वीर है चुनाव आयोग मिलने गए हैं अभिषेक बनर्जी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ। अभिषेक बनर्जी आप जानते हैं सांसद भी हैं और पश्चिम बंगाल से हैं और तृणमूल कांग्रेस में कद्दावर नेता ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। तो और कहा जा रहा है ये भी कि पश्चिम बंगाल की कमान आने वाले समय में ममता बनर्जी इनके हाथ में सौंप सकती हैं। तो और तैयार कर रही हैं इनको, ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं अभिषेक बनर्जी। आज अपनी पूरे डेलीगेशन के साथ ये चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचे हैं। चुनाव आयोग से क्या कुछ बातें होती हैं, निकल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम वो बातें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक नहीं तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने उसको भी देखा, कवर किया। उसके बाद अखिलेश यादव उधर कर रहे हैं अपने ढंग से चुनाव आयोग पे जो हमला बोलना चाहिए वो बोलते हैं। तेजस्वी यादव भी चुनाव के समय निकले, राहुल गांधी के साथ यात्राएं की, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। और अब अभिषेक बनर्जी, चूंकि चुनाव का वक्त है और बीच बीच में स्टालिन भी इस पे बात करते हुए नजर आते हैं। चुनाव को लेकर एक माहौल जो है और उसमें जो एक विश्वास होना चाहिए चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव की प्रक्रिया भरोसेमंद प्रक्रिया है, इस पर वो खत्म होता जा रहा है। समीर जी जी बिल्कुल, ये केवल जितने भी पक्षी दल हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, सबका यही आरोप है। बीजू जनता दल ओडिशा में, वो तो इंडिया गठबंधन का घटक भी नहीं है, कितने बार मिल चुका और शिकायतें कर चुका है। तो चुनाव आयोग, ये बहुत एक कह लीजिए हैरानी की बात है कि इस संवैधानिक संस्था पर पूरे विपक्ष का भरोसा उठ गया है, सीधे सीधे ये कहा जाए। और दूसरी ओर चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता है। जहाँ समय मांगते हैं वो शिकायतें करते हैं, उनकी शिकायतों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अब ये जो मामले लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, चूंकि एक कारण उसका बड़ा ये भी है कि वहाँ पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार इनकी नहीं है, वहाँ तृणमूल कांग्रेस की है। और तृणमूल कांग्रेस में जो सरकार के स्तर पर राज्य, चूंकि आप बिना राज्य सरकार की मदद लिए सारा काम वहाँ नहीं कर सकते हैं। अब राज्य सरकार की आप मदद तो ले रहे हैं, लेकिन आपने जो सिस्टम डेवलप किया है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है। आप किसका वोट, मतलब देखिए कि स्थानीय लोगों को नहीं पता है कि किसका नाम डिलीट करना है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, वो सीधे तय करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी उनकी टीम, उनके यहाँ से तय होगा। तो कैसे आप तय करेंगे, कौन आपको ये लिस्ट भेजेगा? इसका मतलब जो आरोप है विपक्षी नेताओं के कि बीजेपी के नेता आपको लिस्ट भेज रहे हैं और उसी के हिसाब से आप नाम काट रहे हैं और नाम जोड़ रहे हैं।
और दिखाई पड़ गया, बिहार में भी दिखाई पड़ा कई जगहों पर। पूरा का पूरा जब महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिखाया कैसे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, पूरा एक कॉल सेंटर जैसा काम कर रहा है, जो लोगों के नाम घटाने और जोड़ने के लिए काम कर रहा है। और वो बीजेपी के लोग हैं, चुनाव आयोग से मिलकर कर रहे हैं। तो एक के बाद एक ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, नोटिस जो भेजे गए थे उनके जवाब के लिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी मची है, अब वहाँ पर FIR दर्ज करा दी गई है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त, और जो पश्चिम बंगाल के राज्य गिरफ्तारी की मांग है मुख्य चुनाव आयुक्त की मांग है कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि 80, 85 साल, 90 साल के तमाम बुजुर्गों को नोटिस आया है। 2002 की लिस्ट में उनका नाम है, अब उनको कहा गया है कि आप तो एलिजिबल ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। 2002 से लेके अब तक वो सरकारें वहाँ बना रहे हैं, चाहे अपने MP और MLA भेज रहे हैं। अब उनसे कहा गया कि नहीं, अब छोड़ो, अब आप एलिजिबल नहीं हो। आखिरी समय में, जो जीवन का आखिरी समय, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ लोग वहाँ लाइन में लगे रहे थे, उनके परिजनों ने ही FIR दर्ज की है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। ये किस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, परिस्थितियां बहुत भयावह नजर आती हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो अगर किसी एक की भी जान जाती है, वो किसी भी ढंग से जाती है, वो BLO है या वो वोटर है, किस ढंग से BLO परेशान हो रहे हैं, किस ढंग से वोटर्स परेशान हो रहे हैं। अभी तक आप वोट देने के अधिकारी रहे, लेकिन वन फाइन डे आपको कहा जाता है कि नहीं, आप वोटर नहीं हैं। और ये वाकया समीर जी हम लोगों को नजर आया जब बिहार में चुनाव के दौरान हम लोग पोलिंग बूथ पे गए थे, और वहाँ पे हम लोगों को साफ दिखाई दिया कि एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं, 4 में से एक वोटर है और 3 को वोटर नहीं माना गया। और एक ही माँ बाप के 4 हैं बच्चे, 4 में से एक के पास वोटर ID कार्ड उस समय SIR में बना के दे दिया गया और 3 के पास नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप इससे मानसिक रूप से आपको मानसिक पीड़ा होती है, परेशानी होती है, और उसमें आप थोड़ा 2 कदम पीछे हट जाते हैं, पीछे हटते हैं, अपने जीवन के गतिविधियों से पीछे हट जाते हैं। आपको लगता है कि आखिर क्या हूं मैं। और ये परेशानियां मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बात करके उन लोगों से जिनके वोटर जो थे कल को आज वोटर नहीं हैं, जिनके वोटर कार्ड नहीं बने, इस लिस्ट में नहीं आया SIR में, उनकी परिस्थितियों का आकलन करके मैं ये बात कह रहा हूं। और देखिए कितनी गंभीर स्थिति तब हो जाती है जब ऐसे वोटर्स खुद की जान लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। BLOs के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है SIR का। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, आसपास हमने देखा, पश्चिम बंगाल में हमने देखा, उधर हमने बिहार में उससे पहले देखा। आखिर एक क्या स्थिति, किस ढंग की परिस्थिति आपने निर्मित कर दी है, जहां वोटर्स को जाना पड़ता है चुनाव आयोग के पास यह कहने के लिए कि मैं वोटर हूं, प्लीज मेरा नाम आप रख लीजिए, नाम बना दीजिए ताकि मैं सरकार चुन पाऊं। और सरकार यहां इतरा रही है, इठला रही है। स्थिति तो वही दिखाई दे रही है साफ साफ। बिल्कुल, और क्या कि आपने इसी वोटर के जरिए आप चुन के गए हुए हैं, और अब उसी वोटर को आप कह रहे हैं कि आप तो वोटर ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात तो राजीव जी, ये जो मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि ये सारे काम चुनाव आयोग वो कर रहा है जिसका अधिकार उसको न तो संविधान ने दिया है और ना ही जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसने दिया हुआ है। आप ये सारी चीज़ें और फटाफट आप किए जा रहे हैं, आप पता नहीं किस जल्दबाजी में है, हड़बड़ी में है। जो पश्चिम बंगाल में ये मामला आया है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। अगली सुनवाई जब होगी तो इसमें निश्चित तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा ये तथ्य कि कैसे आप एक सेंट्रलाइज्ड वे में जाकर और लिस्ट दे रहे हैं कि इनके नाम आप काट दीजिए। आपको क्या कैसे पता चला कि ये एलिजिबल नहीं है? आपको स्थानीय लोग ही तो बताएंगे। वो स्थानीय लोग वहाँ के राज्य सरकार के अफसरों पर आपको भरोसा नहीं है, यानी आपने वहाँ पर एक राजनीतिक दल के लोगों के हिसाब से आपने तय कर लिया। क्योंकि ज्ञानेश कुमार को क्या पता होगा कि पश्चिम बंगाल की किसी सीट पर कितने वोटर हैं ये नॉन एलिजिबल है, उनको तो वहीं से किसी ने भेजा होगा। और आपको वहाँ के सरकार के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, जो कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी ड्यूटी है। आप क्या किसी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं? और अगर ये आरोप अगर गलत है तो फिर ये चीज़ दिखाई कैसे पड़ गई कि आपने अपने से तय कर लिया है? तो बड़ा मसला है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत से लोग हैं उनको परेशानी होगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल या नॉर्थ ईस्ट के बहुत से राज्य हैं, कई लोग हैं जो 71 के बाद आए हुए हैं,
और कई हैं उस पार्टीशन के समय इधर से उधर हुए हैं, वो बॉर्डर के राज्य हैं, वहाँ इस तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन 25 साल 30 साल 40 से जिनकी 2-3 पीढ़ियाँ वहाँ पर हैं, वोटर हैं, अब आप अचानक उनसे कह देंगे, उनमें घर के 2 लोगों को आप शामिल कर लेंगे लिस्ट में, 2 को बाहर कर देंगे, तो ये तो ह्यूमिलिएशन होगा ही। लोग परेशान हैं वहाँ पर। और होता क्या है कि बहुत से जो गरीब तबकों में इन्हीं ये आइडेंटिटी, वोटर आई कार्ड की, इनके ज़रिए उनको सरकारी सुविधाएं मिलनी है और भी चीज़ें मिलनी है, तो ये बहुत दिक्कत। कई लोगों में तो बिहार में भी ये देखा गया कि बहुत से लोग परेशान होकर कि ठीक है हट गया हम नहीं जाएंगे जुड़वाने। यानी आप एक तरीके से लोगों को मतदाता बनने से डिमोरलाइज भी कर रहे हैं। लोग परेशान होकर क्या करेगा, क्योंकि आप केवल मतदाता चुनाव का आधार कार्ड, इसके आधार पर आप किसी को देश से बाहर तो कर नहीं देंगे, तो उसको ये लगता है जाने तो छोड़ो, हम मतदाता बनेंगे ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि चुनाव आयोग वो अपनी जिद पर अड़ा है कि वो अपनी मर्जी से काम करेगा। न्यू इलेक्शन कमीशन अपने को कहता है, और उस आरोप उस पर लग रहे हैं कि वो अपने से कुछ नहीं कर रहा है, वो वही कर रहा है जो उसको बीजेपी कह रही है, सरकार, केंद्र सरकार कह रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए, ये साल चूंकि बीत रहा है और आखिरी न्यूज रूम से ये आखिरी न्यूज बुलेटिन लेकर हम आ रहे हैं, यानी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रहे हैं। और अब कल से जब हम ब्रेकिंग लेकर आएंगे तो नया साल होगा, नए साल का आगाज आज रात को हो जाएगा। तो इस साल के बीतते बीतते ये साल कैसा रहा, और इसमें एक देखा जाए तो समीर जी, एक अविश्वास का वातावरण पैदा हुआ इस सरकार के पक्ष में। आप देखिए तो कहीं ना कहीं जहां भी आप जाएं, चाहे वो बिहार हो चाहे दिल्ली में बैठी हुई सरकार की अगर हम बात करें, तो चुनाव को लेकर अगर आपकी चुनाव में आपके वोट में धांधली हुई है, आप एक वोट डालने जाते हैं, वो वोट आपका कहां गिरा है ये आपको पता नहीं, तो फिर ये यानी पारदर्शिता की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, पारदर्शी नहीं रहा, ये सारे सवाल अब पैदा हो गए हैं। और इन सब के बीच सरकार के कुछ बयान भी ऐसे आते हैं जो संसद में अगर सवाल पूछे जाएं तो उसका जवाब कुछ और आता है, जो तारांकित या अतारांकित सवाल आते हैं उसका जवाब कुछ और होता है, और ऐसे बयानबाजी कुछ और होती है। जैसे असम को अलग करना चाहते थे नेहरू, ये बयान भी गलत आया, जबकि संसद के अंदर का कुछ और बताया गया है। ऐसे ही कल एक बयान दिया था अमित शाह ने, बयान था अमित शाह का कि यहां घुसपैठियों को रोकने में ये सरकार मदद नहीं कर रही है। पिछले 3 बार से यहां बैठी हुई हैं ममता बनर्जी, जमीन हमको चाहिए वहां बाढ़ लगाने के लिए बॉर्डर पे, वो बाढ़ लगाने नहीं देते। लेकिन ये चिट्ठी देखिए जो स्क्रीन पे चिट्ठी है, ये लोकसभा में सवाल पूछे, इसको जरा एक्सपोज कीजिए, इसको जरा जूम इन कीजिए, इससे साफ समझ में आएगा। इंग्लिश में है लेकिन महत्वपूर्ण है, साफ यहाँ पे कि कहा जा रहा है कि वहां जो बांग्ला, देखिए द डिटेल्स ऑफ द टोटल लैंड इन्वॉल्विंग बॉर्डर, इसमें डी नंबर में देखिए, द रीजन फॉर नॉट फेंसिंग द लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश। ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें आखिरी में जरा आखिरी आइए, क्योंकि बांग्लादेश में बॉर्डर पर हम क्यों नहीं, इसका जवाब है हाँ, ये डी नंबर। ये साफ देखिए, ये लिखा जा रहा है कि द लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश रिमेन्स पार्शियली अनफेंस्ड due to challenges such as difficult terrains like marshlands and landslides prone area। समझ रहे हैं? हाँ, वहाँ पे मार्शलैंड है, हाँ, लैंडस्लाइड्स है, लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, यानी वहाँ जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उनकी वजह से वो बॉर्डर पर पूरी की पूरी फेंसिंग नहीं हो पाई है। और यहाँ, और इसके अलावा ऑब्जेक्शंस फ्रॉम बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बीजीबी limited working seasons and delays in land acquisition। लास्ट वाली लाइन वो कटी हुई है, नहीं पढ़ने में आ रही, लेकिन साफ देखिए क्या है। और ये कहाँ है, ये लोकसभा के सवाल 11 तारीख यहीं पे था, और नीचे आइए, और नीचे हाँ, 11 फरवरी 2025 को सवाल पूछा गया है, उसका जवाब है। और देश के गृह मंत्री जाके झूठ बोल रहे हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि आप जाकर बांग्लादेश और भारत के संबंधों के बारे में, बॉर्डर पे बाढ़ लगाना है और उसको लेके आपने झूठ बोला। आप झूठ बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी नहीं दे रही हैं जमीन।
आपने जवाब दिया है कि लैंडस्लाइड और वहां की स्थिति ऐसी नहीं है, जो परिस्थितियां वैसी नहीं है कि हम वहां बाढ़ लगा पाएं। ये रीजन आप बता रहे हैं, फेंसिंग का काम क्यों नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं जी ममता बनर्जी नहीं दे रही हैं। तो ये अविश्वास, ये जो झूठ है, ये 2025 साल जाते जाते इस सरकार पर दिखाई दे रहा है कि ये हावी ये होगा हावी। 2026 अच्छा साल होगा इस देश के इतिहास में, आप याद रखिएगा। बिल्कुल, ये है क्या है, आपके एक बार दो बार नहीं, आपकी कई बार ऐसा हो रहा है कि आप वहाँ कुछ बोल रहे हैं, वहाँ कुछ बोल रहे हैं, आप कई मुद्दों पर घिरे नज़र आ रहे हैं। और जो आपने कहा राजीव जी, अविश्वास वाली बात, सरकार के खिलाफ अविश्वास हो वो एक बार समझ में आता है, वो चाहे उनके विरोधी राजनीतिकों का हो या फिर आम जनता का हो। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अगर अविश्वास है और इतने बड़े पैमाने पर है, केवल राजनीतिक दलों का ही नहीं, आम लोगों का जो अविश्वास है, वो बहुत एक घातक संकेत है। वो संकेत अच्छे नहीं है। अगर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था रूलिंग पार्टी के साथ काम करने लग जाएगी तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि फिर आप रूलिंग पार्टी और चुनाव आयोग यही तय करते हैं कि सरकारें बदलेंगी जनता के मूड के हिसाब से या नहीं बदलेंगी, और वो चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं ये नहीं बदलेंगी, तब फिर कुछ हो। तो ये जो चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास है, ये सबसे गंभीर मुद्दा है। और कई बार लगातार ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अब ये चाहे ये प्रधानमंत्री के बयान हो, वहाँ असम में बोल आते हैं गृह मंत्री, सीधे सीधे आप लोकसभा में 10 महीने पहले 8 महीने पहले वही बात आप कह रहे हैं, और वहाँ जाकर चुनाव के समय आप कुछ और बोल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री चले जाते हैं चर्च में, और देश भर में तमाम जो संगठन है वो चर्चों पर हमले कर रहे हैं। इसकी कितनी पूरी दुनिया में ग्लोबल पैमाने पर कितनी निंदा हो रही है, और भारत की छवि किस तरीके से धूमिल हो रही है, ये सारी चीज़ें। और क्यों, और जो चीज़ें होती हैं, जो देश की संप्रभुता से जुड़ी चीज़ें होती हैं, वहाँ आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, जिस पर लोग जवाब मांगते हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, उस पर कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं, संसद में चर्चा उस पर हुई, लेकिन आप उस पर खामोश हैं। तो ये चीज़ें सरकार के प्रति अविश्वास। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि संसद में गलत बयानी की जाए। अब संसद में भी गलत बयानी की जा रही है कई नेताओं की ओर से, वो सीधे सीधे पकड़ में आता है। लिखित जवाब कुछ दिया जा रहा हो और मिनिस्टर उसी विभाग का बाहर जाकर चुनाव के लिए दूसरा बयान दे रहा हो। एक अविश्वास का वातावरण तो है, और बहुत गलत ढंग से ये सरकार इसको प्रचारित कर रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। सरकार जो है वो चुनावी उसमें मसलों में जाकर कुछ और खासकर मंचों पे अगर कहें तो कुछ और बात करना, और उसके बाद इधर आकर संसदीय मंच पे जाकर कुछ और बातें करना, ये दोयम दर्जा, ये ठीक नहीं है। और इस बारे में लगातार चर्चा होती रही है, विपक्ष घेरता रहा है, आप जानते हैं। और खासकर जब इस साल का अगर देखा जाए तो एक डिजास्टरस अगर किसी चीज को निर्णय को देखा जाए तो वो उसको माना जाएगा कि वो एसआईआर है। और एसआईआर के चलते, और एसआईआर इसलिए है क्योंकि इस कारण, जैसे कभी नोटबंदी की गई थी, उसको भी एक डिजास्टरस माना गया था, और वैसे ही ये है। एक तो खैर चलिए कोरोना का काल आया, और उसमें जो एक्टिविटी जिस ढंग से, जितनी गंभीरता से नरेंद्र मोदी की सरकार को पहले से तैयार होना चाहिए था, उस समय भी तैयार नहीं हुई। लेकिन कोरोना काल से पहले नोटबंदी, जीएसटी, और उसके बाद आज की तारीख में एसआईआर। आज हो सकता है लोगों को समझ में ना आए, लेकिन जब 15 करोड़ 20 करोड़ मतदाताओं के नाम कट जाएंगे, मतदाता दर दर भटकेंगे। और एक चीज और भी है समीर जी, यहां पर इसमें मतदाता बनाना मुख्य उद्देश्य नजर नहीं आता। यहां पर आपकी भारतीयता की मतलब टेस्ट करना, यानी आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं हैं, आपकी नागरिकता अगर चेक की जा रही हो। और बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग कहता हुआ नजर आता है कि जो भारत का नागरिक होगा हम उसी को वोटर बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सही है भारत का, लेकिन जो भारत का नागरिक है उससे वोटर आईडी कार्ड अगर आप छीन लेंगे तो ये गलत है ना। आप ये अश्योर तो पहले कीजिए कि भारत का हर नागरिक, आप कई बार मंचों से, ज्ञानेश कुमार जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत का हर नागरिक मतदाता का अधिकारी है। ठीक है, मतदान करने का अधिकारी वो है, लेकिन मतदाता कार्ड आप उसे छीन क्यों रहे हैं? आप वहां तक एक तो हड़बड़ी में, हाबर ताबर में आप एसआईआर करवा रहे हैं, और एसआईआर करवा के इस पूरे काम को, पूरे प्रोसेस को उस अंजाम तक नहीं पहुंचा रहे हैं, और वोटर्स के नाम काट दे रहे हैं। वोटर्स दर दर भटक रहे हैं। पहले आपने उसमें सूची जो दी कि इन डॉक्यूमेंट्स से आप तय कीजिए, आप अपने आप को साबित कीजिए। 11 लिस्ट थी उसमें आधार कार्ड आपका नहीं है। आप कह रहे हैं आधार कार्ड पे लिखा हुआ है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो आपसे आप नागरिकता चेक करने वाले भी नहीं है ना।
आप नागरिकता चेक करने के अधिकारी नहीं हैं, आप अधिकारी हैं सिर्फ और सिर्फ मतदाता बनाने के अधिकारी हैं, मतदान करवाने के अधिकारी हैं, स्वायत्त संस्था है आप। लेकिन आप अगर किसी और के लिए काम करते हुए नजर आते हैं तो फिर आपके ऊपर भरोसा क्यों होगा? जो ये 2025 का साल जो भरोसा तोड़ने वाला जो साल नजर आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी चीज एसआईआर है, और एसआईआर का एक प्रमाण नजर आ रहा है वहां बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव को आप देखिए, जिस ढंग से बिहार के चुनाव, जिस ढंग से वहां बीजेपी एनडीए डीएमके के ऊपर लागू होगा, यानी स्टालिन के ऊपर लागू होगा, लेकिन बीजेपी की जहां सरकारें हैं या एनडीए की सरकारें हैं वहां लागू नहीं होगा। हरियाणा में लागू नहीं हुआ, महाराष्ट्र में लागू नहीं हुआ, कहीं लागू नहीं होगा। तो वहां भी लागू हुआ, वहाँ 20 साल पुरानी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी लागू हो गई। जहाँ पर एनडीए की या बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ मौजूदा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वहाँ पहले की सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी है जो आज तक काम कर रही है। जबकि एक पूरी जनरेशन बड़ी हो गई, जो वोटर बने हुए होंगे उस समय, वो अब एक उनकी अगली पीढ़ी अब वोटर बनने को तैयार हो गई होगी। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, जो अविश्वास, चुनाव आयोग जैसी संस्था पर जो अविश्वास है। और मतलब हैरानी की बात यह भी है कि इस अविश्वास पर चुनाव आयोग जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, यानी आप पूरे के पूरे इतना बड़ा विपक्ष है, उस पूरे विपक्ष की शिकायतों को, उसकी जो नाराज़गी है, आप उसको एकदम दरकिनार कर दे रहे हैं, तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ है ही नहीं इस व्यवस्था में, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में वो कोई जगह ही नहीं रखते हैं। चाहे आपको लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ कह रहा हो, चाहे राजनीतिक दलों के नेता कह रहे हो, रहा कर सत्तारूढ़ पार्टियां कह रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, बड़ी मुश्किल से मिला है डेलीगेशन, अब क्या उनसे बातचीत होती है। कल भी एक डेलीगेशन टीएमसी का वहाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिला था, और उनको जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनको ये सौंपा था कि 80-90 साल के जो बुजुर्ग हैं, कम से कम उनको लाइन में खड़े होने के लिए न परेशान किया जाए, उनसे जो कुछ पूछताछ है उनके घर जाकर करें। वोट लेने के लिए तो आप घर चले जाते हैं, ये व्यवस्था आपने बना दी है। वोटर अपने को साबित करें वो, इसके लिए 90 साल के लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। अब ये कितनी मतलब इस देश के प्रधानमंत्री अपनी बुजुर्ग माता जी को लाइन में नोटबंदी के समय लागू खड़ा करवा देते हों, उनके लिए वो दूसरे 90 साल के हों कि 100 साल के हों, क्या फ़र्क पड़ता है? जो इतना सेंसिटिव नहीं होता, संवेदनहीनता जहाँ है, जो अपनी माँ को लाइन में खड़ा करा सकता है सिर्फ इसलिए कि देखिए मेरी माँ भी लाइन में खड़ी है नोट चेंज कराने के लिए, रुपए, पुराने रुपए से नए रुपए बदलने के लिए, तो फिर उसके बाद कह ही क्या सकते हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अभी से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। एक लंबा सा ट्वीट है लेकिन महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ रखना कि साल के आखिरी दिन ये याद दिलाना जरूरी है कि 2025 भाजपा के 11वें साल में देश कैसा चला। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं कि भाजपा ने 11वें साल में, साल 2025 जबकि आज जा रहा है, खत्म हो रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया। उसमें नंबर 1, नंबर 2, हालांकि उसको पॉइंट में 1, 2, 3 नहीं, लेकिन पॉइंट वाइज इन्होंने लिखा है, लिख रहे हैं कि मनरेगा खत्म कर करोड़ों गरीबों के काम का अधिकार छीना। दूसरा है बिना तैयारी कर, बिना बीएलओ ट्रेनिंग के एसआईआर से करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार छीना। वही एसआईआर की बात कर रहा हूं। भाजपा की वोट चोरी पकड़ी गई, आर्थिक असमानता की खाई और गहरी हुई। टॉप 1%, टॉप 1% लोगों के पास भारत की 40% दौलत। फिर रुपया पाताल की ओर गिर रहा। आरबीआई ने $32 बिलियन यानी 2,80,000 करोड़ रुपए के यूएस यानी अमेरिकन डॉलर बेचे, जो भी बात तो भी बात नहीं बनी। देखिए, $32 बिलियन रुपया गिर रहा है, उसके लिए भारत ने बेच दिए, उसके बाद भी बात नहीं बनी। उसके बाद युवा बेरोजगारी दर अब भी चरम पर, पेपर लीक माफिया का खेल जारी। मोदी जी के मित्र नमस्ते ट्रंप ने हमारे देश पर पूरे विश्व में सबसे अधिक टैरिफ थोपा, 50% टैरिफ, जान ही रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी शक्तिशाली सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, पर भाजपा मंत्रियों ने हमारी कर्नल पर की शर्मनाक टिप्पणियां। आप याद कीजिए सोफिया कुरैशी, उसके ऊपर किस ढंग की वो था। फिर इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम 60 बार किया मध्यस्थता का दावा। अब तो चीन ने भी मध्यस्थता की बात
की है और मोदी जी हैं मौन। यानी अब शी जिनपिंग ने भी कह दिया कि हम यहाँ हमने मीडिएशन करवाया। उसके बाद मणिपुर में मोदी और शाह की नाकाम, पर्दा डालने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद फिर है मणिपुर में हमने देखा कि किस ढंग से मणिपुर की मणिपुर के हालात किस ढंग से खराब हो रखे हैं। महंगाई से कोई राहत नहीं, जीएसटी कम करना केवल आंकड़ेबाजी निकली। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई तक को भी नहीं बख्शा गया, जिनके ऊपर जूते फेंके गए। आप याद कीजिए, देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत जहरीली हवा से जूझ रहा है। कोई रोड मैप नहीं, केवल बड़बोलापन। अरावली को खनन माफिया को सौंप देने की साजिश। निकोबार, हसदेव, मुंबई मैंग्रोव पर हमला। उसके बाद कुंभ हो या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़। कफ सिरप से मासूमों की गई जान, जिम्मेदारी किसी की नहीं। कुल मिलाकर 2025 में भी भाजपाई लूट, भ्रष्टाचार और कुशासन देश की जनता पर हावी रहा। ये बात यहां कह रहे हैं, लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और उन्होंने पूरा लेखा जोखा रख दिया है कि आपकी नाकामियां क्या रहीं इस देश में, जिसमें मनरेगा का जिक्र भी कर रहे हैं, SIR का जिक्र भी कर रहे हैं। कफ सिरप का मामला भी आ रहा है जो उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में रहा, और उसके अलावा पुलवामा की भगदड़ का मामला भी आ रहा है। और अभी कुछ दिन पहले अभी विधानसभा का उत्तर प्रदेश में सत्र चल रहा था, वहां भी मुख्यमंत्री ने कहा कि कफ सिरप से कोई जान नहीं गई है। और कुंभ में भी क्या हुआ था पिछले साल, जो भगदड़ हुई थी और किस तरह से लोगों की जान गई, कैसे उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। तो ये निश्चित तौर पर ये गंभीर मसला है। लेकिन बात फिर से वहीं राजीव जी की, जो सरकार के प्रति अविश्वास, सरकार की नाकामियां, वो तो एक उसको दिखाना विपक्ष का भी काम है, मीडिया का भी काम है, सबका काम है उसका मूल्यांकन करना। लेकिन जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो यही है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से अगर लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोगों में राजनीतिक पार्टियों की, चाहे विपक्षी पार्टियां हो चाहे सत्ता पक्ष हो, तो दोनों को विश्वास में लेकर चलना ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चुनाव आयोग निश्चित तौर पर पिछले 3-4 साल से नाकाम रहा है। और SIR के बाद तो फिर वो साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि वो अपने मन से जो आरोप उस पर लग रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा है और ऐसा ही करेगा। ये दिखाई पड़ रहा है कि कैसे वो जिद्दी तरीके से बिल्कुल उस पर लगा हुआ है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि एक जिद है चुनाव आयोग के अंदर, और उसमें भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ज्ञानेश कुमार, तो वो जिद उनकी वाणी से, उनके बोलचाल से, हाव भाव से वो जिद दिखाई देती है। और वो है एक जिद्दीपन वहाँ है। जैसे उन्होंने कह दिया था राहुल गांधी, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, और जिसमें उन्होंने महादेवपुरा का जिक्र किया था कि कैसे महादेवपुरा में 1 लाख वोट चोरी हुए हैं, करवाए गए, और चुनाव आयोग का वहाँ पर जिक्र करते हुए उन्होंने बहुत सारी डिमांड रखी थी। तब भी कहा था इन्होंने कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे या हलफनामा दें, यानी अपने हलफनामा में साइन करके बताएं कि क्या क्या किया है। तो राहुल गांधी ने हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो जिद, वो एक घमंड, एक अहंकार वो दिखाई दे रहा था। और इसलिए यहाँ पर चुनाव आयोग, जिस ढंग से चुनाव आयोग को चुनाव कंडक्ट करवाना चाहिए, चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा हो लोगों का, खासकर मतदाताओं का, इस देश की जनता का, वो भरोसा कहीं ना कहीं इस देश में अगर भरोसा टूटा है तो सबसे ज्यादा चुनाव आयोग से भरोसा टूटा है, सबसे ज्यादा भरोसा सरकार के ऊपर से टूटा है। और लेकिन उसके बाद भी सत्ताधारी सत्ता पर काबिज है, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। तो भाई जो जीता वही सिकंदर कहेंगे। लेकिन कुछ बातें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ चीजें अलग हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब नए साल में आंदोलनों का साल वो बनाना चाहती है, आंदोलन करना चाहती है। जिस मनरेगा का जिक्र इन्होंने किया है, खासकर अभी हम लोग पढ़ रहे थे इनका ट्वीट मल्लिकार्जुन खड़गे का, और उस मनरेगा को वो दोबारा इस पर काबिज करवाना चाहते हैं, क्योंकि गरीबों, वंचितों और ग्रामीणों के रोजगार का हक जो है वो छीना गया है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो बहुत अलग अलग परिस्थितियां निर्मित होती हुई नजर आ रही हैं, और इन परिस्थितियों के बीच ये साल अब गुजर रहा है। ये साल कैसा भी रहा, लेकिन अगला साल इससे बेहतर हो, इसकी उम्मीद हम करते हैं। और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकारें थोड़ी संवेदनशील होंगी, सरकारें थोड़ी संजीदगी के साथ जनता का भरोसा जीतेंगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी है, यानी हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और संविधान के सहारे चल रहे हैं, संविधान के नियमों के सहारे चल रहे हैं। और वैसे में जिन लोगों को संविधान की कद्र करनी चाहिए, जिन लोगों को संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वही अगर संविधान बदलने की बात करेंगे तो यह अविश्वास और बढ़ेगा, और यह साफ दिखाई देता है। समीर जी। जी बिल्कुल, ये अविश्वास है ही, और संविधान बदलने की कोशिशें लगातार, और अब तो ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि फिर से बहुमत लाया जाए। चूंकि बहुमत नहीं मिल पाया, इसीलिए नहीं मिल पाया कि लोगों का विश्वास, लोगों का आपका के ऊपर अविश्वास रहा कि आप चुनाव जीतने के बाद आपके मन में कुछ और चल रहा है। जो आज यहाँ पर आम मतदाता जो अपना एक अधिकार समझता है, आप उसी को खत्म कर देंगे तो कुछ न कहीं कुछ हद तक ये चीज SIR। इस बीच ये तस्वीर आ रही है, अभिषेक बनर्जी को अभी चुनाव आयोग के दफ्तर में ये एंट्री मिली है, अभी जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्सेज, पैरामिलिट्री के फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स। अभिषेक बनर्जी ये हाथ में देखिए फाइल लिए हुए जा रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में। मुलाकात इन लोगों की होगी, क्या कुछ बात होती है, कितनी देर मीटिंग चलती है, कई बार 2-2 घंटे मीटिंग चलती है। प्रोग्राम चूंकि अब हम लोगों का खत्म होने वाला है, तो इसलिए ये मैं नहीं कहूंगा कि हम इनकी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी तो नहीं, लेकिन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हम लाइव आपको दिखाएंगे। और शाम 7 बजे मुलाकात तो हमारी न्यूज पॉइंट में होगी ही, जहां हम दिन भर की गतिविधियों पर पूरी चर्चा करते हैं और बहुत वहां इत्मीनान से चर्चा होती है। हमारे बहुत सारे अलग अलग पैनलिस्ट साथी अपनी बात रखते हैं, तो न्यूज पॉइंट में हमारे साथ जरूर जुड़िए। लेकिन ये साल बीत रहा है, ये साल कैसा रहा, इसका लेखा जोखा भी जरूरी है, इसको भी समझने की हम